तो स्टार्ट करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो देखिए, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है। ये भी हमने पिछले वीडियो में इतना हमने देखा। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी में हम क्या करेंगे कि इस जो ये प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, एक तो वेपर प्रेशर, उसके साथ साथ हम देखेंगे अभी कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी चेंज होता है। तो जो चेंज हो रहे हैं, इनका हम कैसे यूज करके सॉल्यूट का जो है मोलर मास निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इनका यूज करके हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड on the number of solute particle irrespective of their nature relative to the total number of particle present in the solution. These are called colligative properties. These are called colligative properties. ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पार्टिकल, ये क्यों लिया? तो क्योंकि ये सीधा सीधा की मोल फ्रैक्शन से इसको रिलेट किया जा सके, इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन किया है। अभी जो आगे एक्सप्रेशन देखेंगे तो और क्लियर वे में समझ में आएगा। ठीक है। तो कौन कौन सा होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ओस्मोटिक प्रेशर। ये चार होती हैं। कभी कभी डिफाइन करके और चार के नाम लिखने भी आ सकता है, तो इसको मेमोराइज भी रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अब हमको ये पता है कि अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1 है और उसका वेपर प्रेशर P1 नॉट है, ठीक है ना, तो उसका जो वेपर प्रेशर, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट से कितना डिक्रीज हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा फाइनली, इसको हम राउल्ट्स लॉ से डिफाइन किया था हमने। मान लीजिए P1 नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और मान लीजिए कुछ हमने सॉल्यूट डाला और उसके कारण इसका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1 हो गया। तो अब इसका फाइनल वेपर प्रेशर क्या हुआ, x1 P1 नॉट। हमने देखा कि इसको हम किससे रिलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से रिलेट करना है। तो हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 1 माइनस x2। इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस x2 P1 नॉट। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट। ठीक है, तो P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू x2 P1 नॉट, या P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2। अब ये जो टर्म है P1 नॉट बाई P1, ये क्या है, कितना लोअर हुआ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू कितना था, तो इसी को बोल देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सीधा सीधा ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देख लीजिए आप कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है और नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये हमको एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। ठीक है। अब यदि एक्स को मैं मोल्स के फॉर्म में लिखूं तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब देखिए, हम जो भी प्रॉपर्टी तीनों चारों पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ कॉमन रहेगी, हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस कंसीडर करेंगे। अज्यूमिंग डाइल्यूट सॉल्यूशंस हमेशा। ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा कि N2 जो है बहुत कम होगा N1 से। तो यहाँ पे अगर हम सीधा इसको अगर नेग्लेक्ट कर दें तो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट क्या आ जाएगा, N2 अपॉन N1। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको वेट अपॉन मास अपॉन मोलर मास, इसको भी मास अपॉन मोलर मास। और
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें और आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने प्रॉपरली लिख दिया है, आप इसको पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं। आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जहाँ पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं वेपर प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर। अब मान लीजिए जो प्योर सॉल्वेंट है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स रहेगा, ये मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार या 180 एम, ठीक है, ये फिक्स रहेगा। अब मान लीजिए सॉल्वेंट इस स्टेज में है, ये जो है इसका वेपर प्रेशर ये है और टेम्परेचर ये है, तो इसको अगर बॉयल करना है तो हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिस कारण वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो ये बॉयल करने लगेगा, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमको ये मालूम है कि जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो इसका वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाता है। तो मान लीजिए ये सॉल्वेंट पे यहाँ पे हमने कुछ सॉल्यूट मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर कम होकर यहाँ आ गया। अब यदि इसको बॉयल करना है तो मैं धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये इस पॉइंट पे जाके बॉयल होगा। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो है ये था टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर सॉल्वेंट का, और ये है बॉइलिंग टेम्परेचर सॉल्यूट का, तो ये कुछ इंक्रीज हो गया है। तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, ज़्यादा हो गया, अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, इसको भी क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही हम स्टडी करेंगे। और जब इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया तो इसके लिए एक रिलेशन दिया गया कि ये जो डेल्टा टी बी है, यानी कि टी बी माइनस टी बी नॉट, इसको डेल्टा टी बी जो है ये क्या है, प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, स्मॉल एम। ठीक है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर मैं हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा के बी एम, जिसको कहा गया के बी को क्या बोला गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या एब्यूलियोस्कोपिक 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 कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर में कि एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या है। ठीक है, तो अब इसको यूनिट आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए इधर केल्विन का है तो इधर क्या आना चाहिए, मोलैलिटी की यूनिट कैंसिल होकर केल्विन आना चाहिए। तो इसकी यूनिट आती है आपकी केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, मोल पर केजी से कैंसिल हो जाएगा और केल्विन इस तरफ है ही, तो केल्विन केल्विन ये दोनों बराबर हो जाएंगे, आर एल एच एस डायमेंशनली। तो केल्विन केजी पर मोल, इसको डायरेक्टली आप याद भी रखेंगे। ठीक है, ये भी आ सकता है, और एब्यूलिस ऐसा भी आ सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, तो एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। इसके बाद हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और देख लें, फिर सभी के तीनों के न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है आपके लिए, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी है इंटू एम। और इसमें भी सिमिलरली जब हमको निकालना होगा क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हम ये मोलैलिटी हम जानते ही हैं, क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है। और अगर ये W आपका क्या नाम से W1 ग्राम में है तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा सिंपली। ये एक्सप्रेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ से बाकी वैल्यूज पता है हमको, हम टू की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए इसको भी सिमिलरली
ग्राफ्स में ही देखेंगे। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड जो है, सॉलिड सॉल्यूशन या सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए पिछले केस में ये था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फिक्स था, ठीक है ना, आपको अब भी याद होगा, हमने इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है। लेकिन अगर सॉलिड सॉल्वेंट की बात करूं, मैं सॉलिड सॉल्वेंट की बात करूं, तो अगर सॉलिड सॉल्वेंट का टेम्परेचर में और घटाऊं सॉलिड होने के बाद भी, तो भी उसका वेपर प्रेशर क्या है, कम होता जाता है। तो ये जो सॉलिड सॉल्वेंट है इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह की, ठीक है ना, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं आती है, इसलिए इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में भी बना है क्लियरली। अब मान लीजिए लिक्विड सॉल्वेंट इस स्टेट में, और उसका मैं टेम्परेचर कम करना शुरू करूँ क्योंकि मेरे को वेपर प्रेशर यहाँ लाना है, तो इस स्टेज पे आके वो फ्रीज होगा, ठीक है। अब मुझे ये मालूम है कि जब मैं उसमें सॉल्यूट मिला देता हूँ तो उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है। अब इसको फ्रीज करना है तो इसको जब मैं कम लाऊंगा तो यहाँ कहीं आके फ्रीज होगा, यानी कि ये जो टी एफ है ये टी एफ नॉट से कम है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो अब इसमें मैं ये क्या लिखूंगा, डेल्टा टी एफ क्या लिखूंगा, डेल टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और ये प्रोपोर्शनल रहता है मोलैलिटी के, बाकी सब सेम है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आएगा के एफ एम, ठीक है। जो के एफ है वो है आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इसको भी वैसे ही रीअरेंज कर लोगे आप जैसे वो करते हैं एन टू अपॉन एन, क्या नाम से, डब्ल्यू वन के फॉर्म में, और डब्ल्यू वन ग्राम में है तो 1000, वो पूरा डिटेल में आपका दिया हुआ है। अब एक दो बातें ये याद रखना है आपको कि ये यहाँ पे मैंने पहले प्रॉपरली लिख दिया इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। एक दो बातें इसमें ध्यान रखना है कि जो के एफ और के बी है वो केवल नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। जो के एफ एंड के बी हैं वो केवल नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। केल्विन, केजी पर मोल, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक, ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकता है। चलिए अब कुछ चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ aqueous dilute solution of glucose is 0.018, what is the mole fraction of glucose in the solution। तो ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.018, यही किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होती है, ठीक है। और यही जो है आपका आंसर है सीधा सीधा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है या वन मार्कर भी आ सकता है। सेकेंड, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850, a non-volatile non-electrolyte a non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, molar mass 78 gram per mole, vapor pressure of the solution then is 0.845, what is the molar mass of solid substance। देखिए मोलर मास निकालना है, ठीक है। प्योर बेंजीन यानी कि ये P1 नॉट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, और ये मास ऑफ क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है। वेपर प्रेशर P1, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड, तो हमको पता है कि डेल्टा P अपॉन P नॉट, P1 नॉट किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, अब इसमें हम कैसे देखिए 0.5 ग्राम बहुत कम है 39 ग्राम से, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ही, और वही हमको केसेस दिया भी है, ऐसा आएगा भी नहीं उस तरह का, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1,
डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। अब 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850, दिस इज 0.5 m2 निकालना है। 39 अपॉन 78 तरफ लिख दे रहा हूँ। 0.005 अपॉन 0.850। ये 39 टू 78 सीधे सीधे कटेगा और ये 2 जब ऊपर आएगा तो सीधा सीधा ये 1 अपॉन M2। M2 क्या जाएगा 850 अपॉन 5, 5 0 170 ग्राम पर मोल। दिस इज द आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, आया भी है, आ भी सकता है, और इसी तरह कैलकुलेशन जनरली आते भी हैं। ठीक है, चलिए। The boiling point of benzene is 353.23. The boiling point of benzene is 353.23 when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11. Calculate the molar mass of solute. Kb दिया हुआ है 2.53 केल्विन kg पर मोल। तब इसमें तो समझ में ही आ रहा है, जब kb दिया हुआ है तो डेल्टा टीबी वाला ही एक्सप्रेशन लगेगा, kb m। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन यानी कि प्योर सॉल्वेंट, टीबी नॉट है ये। बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड टू यानी टीबी ऑफ सॉल्यूशन 354.11। तो 354.11 में से आप इसको माइनस करिए 353.23, तो यह आता है 0.88। तो आप कंफर्म करिए। ठीक है, सॉल्व करना है। केबी की वैल्यू दी हुई है 2.53 मोल, और मोलैलिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इन केजी। अब देखिए बेंजीन क्या दिया हुआ है 90 ग्राम में दिया हुआ है ना, तो नीचे 1000 रखना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए डायरेक्ट केजी में दे दिया तो फिर 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसको सही याद नहीं कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रखिए तो सॉल्व करिए तो यू विल गेट द आंसर। चलिए कर लेते हैं। 0.88 इक्वल टू 2.53 इंटू 1.8, नीचे क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। W1 क्या है 90, 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 0.2 कितना आएगा 2.53 इंटू 20 इज इक्वल टू 2.53 आएगा 25.3 इंटू 2, 50.6 अपॉन 0.88 इज इक्वल टू M2 57.5 ग्राम पर मोल। यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा आंसर में लिखने का। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एन एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइल्स एट 373.052 केल्विन। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर वाटर। के बी के एफ दोनों दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए के बी और के एफ दोनों दिया हुआ है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 एंड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट 273। इसका ये क्या दिया हुआ है अनेक्वस डाइल्यूट, ये सॉल्यूशन का दिया हुआ है, टी बी दिया हुआ है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि टी बी नॉट दिया हुआ है और ये टी एफ नॉट दिया हुआ है। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, टी एफ की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या नहीं पता है, दोनों दो कोई भी फॉर्मूला हो, डेल्टा टी बी का हो या डेल्टा टी एफ का हो, दोनों में मोलैलिटी लगती है। तो पहले तो मोलैलिटी नहीं पता है हमको, तो पहले एक रिलेशन से हम मोलैलिटी निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा टी बी वाले से। तो 353.052 और
373.052 और 373, सीधा सीधा 0.052 का अंतर है इनमें। और ये क्या है, के बी इंटू एम। ठीक, तो m क्या आ जाएगा, 0.052 अपॉन के बी की वैल्यू है 0.52। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे 0.1 आएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये। तो मोलैलिटी आ गई 0.1। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ निकालना है। अब हमको डेल्टा टी एफ, अब ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। एम निकाल लिया हमने, के एफ भी पता है 1.86 इंटू 0.1। ठीक है, डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो 273 यहाँ माइनस टी एफ 0.186, तो यहाँ से टी एफ सीधा सीधा क्या जाएगा, 272.814। ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इसको आप एक बार फिर करिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन, कॉन्सेप्चुअल जो रहते हैं वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में, और उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर ये देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक, थैंक यू।